हाय ओमकार, कैसे हो भाई? अभिनव, ओमकार, हेलो सौम्या, बढ़िया। चलो, कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। आपकी तबीयत खराब? अरे नहीं यार, आज थोड़ा सा दोपहर को नहीं ज़्यादा। सिर्फ चैट्स में ज़्यादा कुछ है। शुरू करें? कोई डाउट्स? आ रही नहीं आ रही? क्लिक नहीं हो रहा, एक बार दोबारा करो ना। रेज हैंड दोबारा करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये एमईसी की O1 का 20th क्वेश्चन। सर इसमें 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को सी स्क्वायर लिख दिया, वो कैसे हुआ सर? समझ नहीं आया। बेटे फॉर्मूला आता है, 1/c का वैल्यू होता है ये। कोई भी फिजिक्स की किताब में मिल जाता है। ओके सर। सर और ये 46th क्वेश्चन में बोलो बोलो। सर वो मैग्नेटिक मूवमेंट को रिजॉल्व किया दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पैरेलल, फिर हम्म, उसका टॉर्क निकाला तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बट सोल्यूशन में क्लॉकवाइज दे रखा है। एम क्रॉस बी क्या दे रखा है सोल्यूशन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही तो आ रहा है। ये एम वेक्टर, यस सर। ये बी वेक्टर, यस सर। तो एम क्रॉस बी क्लॉकवाइज ही था। सर पहले एम एम की तरफ हाथ रख के बी। यार अब क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सिखाऊंगा, आ रहे हो देख ओके सर। लो चॉइस। थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो। सर, ये कैपेसिटेंस की शीट का S1 का क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। ये क्वेश्चन ये सर। बोलो। सर ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया और मेरे अटेम्प्ट से आंसर गलत आ रहा है।
सिमेट्री से साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यस सर। तो ये सारे बीच वाले कैपेसिटेंस हट जाएंगे। यस सर। तो ये ऊपर एक सीरीज बन गई। यस सर। सीरीज का कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा यस सर। और ये इसके साथ पैरेलल में है। ओके सर। बस। सर मेरे अटेम्प्ट से आंसर गलत आ रहा है सर, नीचे भेजा है। पता नहीं मुझे, आपका अटेम्प्ट मैंने समझा दिया, आप खुद चेक कर यार, इतनी सारी सारी चीज में क्या चेक। ओके सर। और सर एमईसी की थ्योरी में डाउट है। हेलो। एमईसी का थ्योरी में डाउट है सर। ये नहीं है, ये कुछ भी, ये सब क्या है, यही है। ये यस सर। हाँ बोलो। सर ये एचसीवी में एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन में लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सर वो तो बी तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, तो वही कांस्टेंट हो जाएगी, तो बी जीरो हो जाएगा। कौन से लॉ में इलेक्ट्रिक, कहाँ है, ई कहाँ आती है एम्पियर लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाली। नहीं पता सर, ये डेफिनेशन में लिखा है पेज अरे नंबर। एम्पियर लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है तो बताएगा तू। एम्पियर लॉ में मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद भी नहीं है कहाँ है। करंट के लिए लिखा है भाई मेरे, पढ़ ले ध्यान से, हो सकता है तू गलत बोल रहा हो। ये एम्पियर लॉ इसमें दिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोटो कहाँ है भेज। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। जहां लिखा पेज खोल के, पेज नंबर पे तू जाके देख कहाँ लिखा। पढ़, तू अभी पढ़ भेज। ले पहले, पहले तू पढ़। The circulation in closed integral B vector dot dl vector of the resultant magnetic field along a closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve, provided the electric field inside the loop remains constant. अच्छा इनसाइड, वो बेसिकली करंट कांस्टेंट की बात कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से ही तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। उसको अकाउंट में लेने के लिए इसमें एक टर्म और ऐड करनी पड़ती है, वो पूरा एम्पियर मैक्सवेल लॉ हो जाता है। ओके सर। ठीक है, अपन ने अभी पूरा नहीं पढ़ते अपन लोग, इसलिए लॉ पूरे तरह से कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट लॉ के लिए अपन को इसमें कुछ और भी ऐड करना। ओके सर। और सर जो हमने एम्पियर्स लॉ यूज करके जो फॉर्मूले निकाले थे कि सॉलिड सिलेंडर और थिक शीट के हम्म, मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम्म। सर उस पूरा सर्किट ही सॉलिड सिलेंडर या थिक शीट से बना होना चाहिए, पूरे नहीं, सर्किट के मैंने बाद। बताया था वो पढ़ाते हुए कि सर्किट का बाकी का हिस्सा अपन ने दिखाया नहीं है, क्योंकि अदरवाइज सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट नहीं लग रहे थे। बाकी ऐसे इनफाइनाइट तक जाके लूप कंप्लीट। ओके सर। और सर ये जो हमने जो ये क्लोज्ड ये जो है सर्कुलर लूप, सर ये ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें एक वायर आना और एक वायर तो जाना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट सर्कल तो कभी बन ही नहीं पाएगा। मेरे समझ में नहीं आया। सर मतलब ऐसे पूरा क्लोज्ड सर्कुलर लूप तो हो नहीं सकता, और ना तुम इस करंट। लूप की बात करो इंटीग्रल बी डॉट डीएल के लिए। नहीं, ये जो हमने क्लोज्ड सर्कुलर लूप के लिए वो निकाला था ना मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करके। एक करंट कैरिंग रिंग की बात कर रहे हो। हाँ वैसे ही। क्यों नहीं बन जाएगा, बन तो गया। तो इसमें तो बैटरी आ गई सर। तो बैटरी का इफेक्ट बहुत छोटा सा है, बाकी का इफेक्ट ले लिया अपन ने। ओके सर। और एक दूसरे पेज पे एक डाउट और दे दे सर। नहीं सर ये नहीं, क्या दूसरे डाउट है सर, ये तो क्लियर हो गया अभी। कवर हो जाती है वाली जो बात लिखी है ना, ठीक है ना। ओके
सर मेरे को ये डाउट था, जैसे हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो और पोटेंशियल सेम रहेगा, तो फिर ये इसको भी चेंज होना पड़ेगा। इसको चेंज होना पड़ेगा। जो प्लेट्स पे जो चार्ज है उसको। हाँ, या सर हम इसको क्यू डैश को ऐड कर लेते हैं, ये क्यू ही चेंज होगा। एक मेरा वीडियो चला गया शायद। नया चार्ज निकाल लेना भाई। ये तुम पता नहीं किस्तों में सवाल पूछ रहे हो मेरे हिसाब से। एक बार में पूछ पाछ के क्यों नहीं खत्म करते इस कहानी को? दो बार अलग अलग तरीके से पूछ चुके हो तुम ये सवाल। हाँ, ओके सर। बार बार क्यों पूछते हो? तुमको प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब एक बार क्लियरली समझ के पूछ लो ना। मतलब रोज आते हो नए नए तरीके से पूछते हो इस सवाल को तुम। अगली बार से नहीं पूछूंगा। अगली बार पूछोगे, आज नहीं पूछोगे। नहीं, अगली बार से नहीं पूछूंगा। मतलब तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। मतलब डाउट क्या? चलो समझाओ मुझे, समझ में आ गया। मेरे को ये डाउट था कि ये जो चार्ज हम मैंने नोटबुक में लिखा था, ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी क्यू ही लिखा था प्लेट्स पर, तो मैं सोचा कि ये जो माइनस क्यू डैश है इसको ऐड करना पड़ता है, पर उससे आंसर नहीं आ रहा था। ये गलत है, क्यों नहीं क्यू डैश होगा है ना? ओके सर, थैंक यू सर। पक्का समझ, क्या समझ में आया तो बता दो। कि जो प्लेट्स पर चार्ज है वही चेंज हो जाता है क्यू से हाँ, क्यू डैश। ओके सर, थैंक यू सर। हैंड रेज, वेटिंग। भाई ढंग का कनेक्शन ले ले। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आफ्टरनून सर। बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका माइक खराब है, प्लीज जब सही हो जाए तब करिए। द इमेज का सर आवाज आ रही है? सर ये HCV का क्वेश्चन नंबर 12 है। सर इसमें कह रखा है कि एक ही इमेज बनेगी, लेकिन पहली रिफ्लेक्शन के बाद एक इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन दो रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस पे बनेगी। ये तो दो इमेज नहीं बनेगी सर। ये रे डायग्राम बनाया आपने जो बोल रहे हो उसका? बना Did you try making रे डायग्राम? Yes or no? हाँ सर बनाया तो है, आप भेजा नहीं वो लिखते। चलो सॉरी। बाय।
तुम्हारे सर, पास भी दूसरा रखो, फिर डाउट भी, अटेंड भी तुम्हारे पास, डाउट भी तुम्हारे पास, मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? अच्छी चीजें दूसरा तुम्हारे पास रखो, है ना, डाउट वाली चीजें जो है वो अपने पास रख लो। बोलिए। सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का S2 का 15 है। S2 मत करो यार, अभी मेंस के बाद डिस्कस करें। ठीक ठीक मैंने दी भी नहीं। सर, इसमें कि ये अरे ओमकार, अकर्ण जी आप ढंग का वो क्यों नहीं ले लेते यार, एक माइक वगैरह है? शुरू करें भाई लोग? अखंड ऐसा कहीं नहीं चलता रे नेट बर्बाद। तू घर में ऐसा कोना पकड़ के बैठता है जहां से नेट बर्बाद चले, नहीं तो मुकेश भाई के होते हुए संभव नहीं है। थोड़ा सा खर्चा कर कंजूस। एयरटेल का ले लो भाई, प्रियांशु का है बस। देख लो, मैं आगे बढ़ूं। प्लेन रिफ्रैक्शन के सवाल दे दिए थे एंड वी आर डन विद दैट। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन भी हो गया, तो अपन लेंस लेके मेजर पोर्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे आज। फिर अपने पास TIR, प्रिज्म, डिस्पर्जन, ये सब रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर नया कोर्स बचा कुचा जो है, एरर और क्या रह गया, वेव ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से रह गया ना, सेमीकंडक्टर वगैरह यार रहने दो ना यार, क्या पता, सेमीकंडक्टर ले लूंगा मैं जैसा आप चाहो। 11 शुरू करनी है, आप बता दो, मैं ये भी डिस्कस करना था। क्या क्या रहता है इसमें? एक तो एरर रहता है, अब वेव ऑप्टिक्स लेना है, वेव ऑप्टिक्स भी लेना, ये दो अभी ले लूंगा। फिर 11th के पोर्शन, 11th मैग्नेटिज्म, वो सब भाई मेंस के पहले ले लूंगा ना, मेंस के जो जो टॉपिक रह गए फिर वो बाद में ले, जब आप बोलोगे ब्रेक लेके ले लो। चलिए, ठीक है। तो लेंस,
सबसे ज्यादा सवाल इसी पे होते हैं। और प्रॉपर बात करें तो थिन लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो अखंड प्लीज चेक कर लो किसका सही नेट आता है और जल्दी से जल्दी उसको लगा लो भाई। वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 4G भी ढंग का ले लो, वाईफाई ले लो तो बेस्ट रहेगा। मान लीजिए ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, इधर μ1, इधर μ3, इधर μ2। इसको या तो मैं μ2 कह देता हूँ, एक मिनट के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसको म्यू लेंस। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर 1, ये ऑप्टिकल सेंटर 2, या पोल 1 पोल 2। तो पहले इवेंट के लिए इक्वेशन होगी म्यूएल बटा x1 माइनस μ1 बटा xo, राइट। दूसरे इवेंट के लिए xi फाइनल इमेज ये बात समझ में आई क्या? पहले इवेंट के लिए जो भी इमेज होगी वो दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और रे म्यूएल से म्यू2 में जा रही होगी। कल के बाद तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गई होगी यार ये चीज है ना। इनको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, μ2 बाय xi माइनस μ1 बाय xo, राइट। तो लेकिन थिन लेंस में एक कंडीशन और होती है, क्या? दोनों साइड में मीडियम सेम होता है। तो यदि अपन ऐसा पुट कर दें इसमें, this becomes 1 by xi, this becomes
लेंस का फॉर्मूला, जहां पे दिस इज जो व्हाइट में लिख रहा हूं दैट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है? अप्लाई करके देखें इसको थोड़ा सा, देखिए। अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप लोगों को लेंसेज के नाम भी बता दूं। तो देखिए, आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग काफी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़े हुए लोग लग रहे हैं मुझे। ये ठीक ठाक पढ़ रखा हो तो मैं सीधे टफ टफ सवाल वगैरह पर चला जाऊं क्या? नहीं, ऐसा लगता है आप लोगों को देख के कि इसको ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कोई नहीं, अरे मजाक कर। भाई सेम कहां से दिख रहा है? सरनेम देख, है ना? कैसे पहचानेंगे? सरनेम से। अभी डायग्राम में भी डिफरेंट है। आया समझ में? डायग्राम का डिफरेंस अभी समझाऊंगा, वेट। देखिए, सरनेम जो है ना, उससे पता पड़ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको दो चीजें दूं, पुलाव, वेजिटेबल पुलाव और बढ़िया टेस्टी मटन बिरयानी, हैदराबादी मटन बिरयानी, और आपको बोलूं एक खान साहब को दे दो, एक जैन साहब को दे दो, तो आपको समझाना पड़ेगा कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है।
या खुद तुक्का मार लेंगे? सरनेम से तुक्का मार लेंगे ना। जो बढ़िया हैदराबादी मटन बिरयानी है वो खान साहब को दे देंगे, और जो वेज पुलाव है देखिए वो जैन साहब को दे देंगे, राइट। सरनेम से पहचान जाती है, यहाँ पे भी इससे। ये कॉन्वेक्स जैसा होगा, ऊपर से पतला, ये ऊपर से मोटा। और ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और दिखेगी, ये R1 R2, ये R1 R2, इसमें R1 विल बी लेस देन R2, जबकि इसमें R2 वुड बी लेस देन R1। देखा? चलिए लेट्स स्टार्ट। फोकल लेंथ, निकालिए। शुरू करें। देखिए बाई कॉन्वेक्स, ये 20, ये 30, 40। अब मैंने बताया नहीं था लाइट किधर से आ रही है, बहुत सारी चीजें आप तो पहले सब मान लेते लाइट इधर से आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर इसी सवाल को इससे भी सॉल्व करके देखते हैं कि लाइट इधर से आ रही है। देखते दोनों केसेस में क्या आंसर आता है। अब लाइट इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। म्यू ऑफ लेंस 3/2, कुछ नहीं दे रखा है, मीडियम तो एयर मान लिया। 1/xc1, इसका सेंटर लेना पड़ेगा। 1 किसको लेंगे? जिस पे लाइट पहले गिरी है, तो 1/+20।
-1 बाय -40, इसको -40 क्यों लिखा? लाइट इस पे बाद में गिरी, दैट इज XC2। देखो यहाँ पे 1 2 कौन से थे, राइट? दिस इज 1 बाय f। तो कितना बन गया ये? 80/3। ठीक है भाई अखंड, अयान देखो तुमसे गलत आया था। अब इधर लाइट गिर रही है, इसको सोच के करिए सॉल्व। देखिए सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है। इधर से लाइट गिर रही है, पहले लाइट इस पे गिरी 40, लेकिन पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया, तो XC1 + 40, और इसका माइनस में शिफ्ट हो गया। सेम आंसर। तो इसलिए डिपेंड नहीं करता लाइट किधर से गिर रही है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? निकाली। शिवांग का +80 आया। ओके, लेट्स चेक। इन दोनों में से कौन सा 20 है, कौन सा 40 है? ये 20 है, 40 दिख रहा है सबको, तभी ऊपर से मोटा रहेगा, राइट? अब लाइट मैंने इसको पॉजिटिव माना, जैसे ही पॉजिटिव इधर माना तो लाइट रे इधर से आ सकती है। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी? 3/2
-1 1/40 XC1 इसी को लेना पड़ेगा -1/20 फोकल लेंथ कितनी आ गई -80 क्लियर कोई डाउट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे अच्छा एयर में आप क्या देखेंगे इन एयर F पॉजिटिव इन एयर इनका F वुड बी नेगेटिव ठीक है और करके दिखाऊं या काफी है इन एयर का मतलब क्या होगा क्वेश्चन मार्क हवा में रखा है इसको μ1 के अंदर और क्या होता है इन एयर का मतलब कुछ और हो तो पता नहीं वो म्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा म्यू मीडियम इससे छोटा है कि बड़ा ठीक है आपको लेना है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ये म्यू ऑफ लेंस है म्यू ऑफ मीडियम है 9/5 यही कॉन्वेक्स टू कॉनकेव निकालें ठीक है ये वाला सामान तो होगा वही 1/40 - 1/20 ये कितना हो जाएगा कितना हो गया -1/6 तो F कितना आ गया 240 प्लस जबकि यहाँ कितना आया था माइनस क्लियर है अब तो ठीक है यहां पर हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहां पर दो फोकस होते हैं एक ऑब्जेक्ट फोकस
एक इमेज फोकस। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसे ये फॉर्मूला 1/xi माइनस 1/xo, ये याद है ना, इज इक्वल टू 1/f। तो एक फोकस में दो फोकस होता है। तो लेट्स से अपन एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, मैं आपको एक्सो इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए चाहता हूं रे डायग्राम बनाए, फिर आप एक्सआई इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए रे डायग्राम दो अलग यहां वैल्यू पुट करके, फिर अपन कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव ले लेते हैं, फोकल लेंथ -20, इसमें भी एक्सो इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए डायग्राम बनाइए, और एक एक्सआई इज इक्वल टू इंफिनिटी। फॉर्मूला भी लगाइए और डायग्राम भी बनाइए। शुरू करें। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पे रखा तो एक्स इमेज 20 आ रही है, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस पैरेलल गिर रही होंगी, और ये इमेज यहां बन रही है। दिस इज इमेज फोकस। क्लियर? यहां पे इमेज इनफिनिटी बनने मतलब कि रेस आफ्टर द इवेंट पैरेलल जानी चाहिए। इसमें अपन ने एक्स आई को इनफिनिटी रखा, एक्सओ की वैल्यू कितनी आ गई -20, मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा -20, क्योंकि जैसे ये रखा पॉजिटिव तो इधर हो गया ना, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट फोकस। यहां पे एक्सओ को इनफिनिटी रखा तो एक्स आई की वैल्यू -20, यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है मैंने तो ये रे आ रही है पैरेलल, इमेज कहां आ रही है -20, कैसे आएगी -20 पे, तो ये बन गया आपका इमेज फोकस। डाइवर्जेंट मिरर है,
देखा आपने डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है? आगे बढ़ो, xi को इन्फिनिटी रखा तो xo कितना आ गया? +20। अब इसका क्या मतलब है? xi इन्फिनिटी का मतलब ये है कि रेज आफ्टर द इवेंट ऐसे जा रही होंगी, राइट? और इमेज आ रही है +20 पे। +20 पे मतलब ऑब्जेक्ट +20 पे रखूंगा इधर, तब तो रेस तो उल्टी चली जाएंगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, so this is your object focus। दिखा सबको वर्चुअल ऑब्जेक्ट? कर लेंगे मैनेज? बिल्कुल क्लियर? नो डाउट्स? लेट्स से यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसकी यहां कहीं इमेज बन रही है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे निकलेगी वो अनडेविएटेड जाएगी, राइट? क्यों जाएगी अनडेविएटेड, कौन समझा सकता है? वाई? ये तीसरी प्रिंसिपल रे, ये दो भी प्रिंसिपल रेस थी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू इमेज फोकस, रे पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी प्रिंसिपल रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड। क्यों? नहीं, इसलिए बिकॉज जो बीच वाला पार्ट है दिस बिहेव्स लाइक अ पैरेलल स्लैब, और पैरेलल स्लैब यदि आप एक याद करेंगे थिन स्लैब,
ये मैंने एचसी में सवाल दिया था, होमवर्क करा होता तो पता होता। तो इसमें डेविएशन होगा 0, बिकॉज जो एंगल यहाँ है और म्यू है सेम है, और शिफ्टिंग बहुत कम होती है। एग्जैक्टली। चल, आप क्लास के बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैन यू प्लीज लीव? शुड आई ब्लॉक यू फॉर थर्ड टाइम? सॉरी भी मत लिखे यार, ब्लॉक। अच्छा, इसमें थिन की जरूरत कहां पड़ी डेरिवेशन में? एनीवन? इस डेरिवेशन नहीं, ये दोनों अलग अलग जगह से नापे हैं पर वैल्यू सेम लिख दिए। ध्यान से देखिए, ये थिकनेस टी थी, तो ये डिस्टेंस यदि x1 था यहां से, तो दूसरे का डिस्टेंस x1 माइनस टी होना चाहिए था। है समझ में? का आगे बढ़े। तो ये थिन होने की वजह से शिफ्टिंग वुड बी मिनिमल, और पैरेलल स्लैब की तरफ बीच वाला सेक्शन यूज कर सकते। खैर, दिस गिव्स अस फॉर्मूला फॉर lateral मैग्निफिकेशन। दिखा सबको? यदि ऑनलाइन में मतलब कैसे कोई आ सकता है, टाइम वेस्ट करेंगे इतना? कितना टाइम फोकट होगा? मतलब अच्छा, रूम में बैठेंगे मम्मी को दिखाने के, मतलब कैसे? मतलब एनी आइडियाज? वो पहले जमाने में तो समझ में आता मुझे, मतलब मजबूरी थी, घर से बाहर जा नहीं सकते थे, कोविड टाइम, कोचिंग दिखानी है मम्मी को, तो आके लोग यूट्यूब पे दुनिया भर के उल जलूल काम करते थे, तो वो दिखाने के लिए मेरे पास भी आ जाते थे। शुरू करें?
पक्का क्लियर है ये? चलिए, अब यहां पे आपको याद है वहां जोन बनाए थे, यहां पे भी जोन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। क्या डिफरेंस है तो समझाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल और आप लोग को चाहूंगा कर ले एक बार। फोकस है 20, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है -40, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है +1, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में। इमेज निकाल दीजिए कहाँ कितनी साइज की बनेगी। आ गया? ठीक है, मतलब बेसिकली यदि ये डिस्टेंस 2f था तो इमेज भी 2f भी बन रही है, राइट? चलो ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, दिस इज ऑब्जेक्ट फोकस, -f पे इसका फोकल लेंथ f है, दिस इज -2f, ये इमेज फोकस, ये 2f। यहां पे जोन जो है, याद है जोन, 4 जोन होते थे, थोड़ा सा यहां पे मामला डिफरेंट है जोन का। ये ऑब्जेक्ट जोन 1, ऑब्जेक्ट जोन 2, ऑब्जेक्ट जोन 3, ऑब्जेक्ट जोन 4। On the other hand, this is image zone 1, image zone 2, image zone 3, image zone 4.
लिख लिया? ओके, शुरू करें लॉजिक से और प्रॉपर्टीज टेबल भरना। रेडी? ठीक है, ऑब्जेक्ट जोन 1, लॉजिक से प्रूव करूं? देखिए, अब यहां पे ऑब्जेक्ट था, याद करिए, तो इमेज क्या बन रही थी? कन्वर्जिंग लेंस है 2f पे। अब यदि मैं इससे पीछे ऑब्जेक्ट ले जाता हूं तो जो रेज होंगी वो कम डाइवर्जिंग होंगी, जितना दूर उतना कम डाइवर्जिंग, तो उनको ये और ज्यादा कन्वर्ज करेगा। ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो 2f के पहले ही कर देगा कन्वर्ज। की बात, इमेज जोन कौन सा हो गया? 2। कौन पास है? इमेज की ऑब्जेक्ट, इमेज पास है तो इमेज छोटी। रेस कैसी है? कन्वर्जिंग, तो इमेज कैसी? रियल। एक्स आई एक्स ऑपोजिट साइड है तो इन्वर्टेड, एक्स एक्स ऑपोजिट साइड है तो इन्वर्टेड। बढ़ू क्या? लिख लिया हो तो? जोन 2, रेस को आगे ले गया मैं ऑब्जेक्ट को, तो ज्यादा डाइवर्जिंग होगी रेस। ज्यादा डाइवर्जिंग होगी तो क्या हो गया? कम कन्वर्ज कर पाएगा, मतलब दूर कन्वर्ज करेगा। दूर मतलब 2f के भी बियॉन्ड। सेकंड जोन का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जोन में इमेज, इमेज दूर बन रही है मैग्नीफाइड, एक ही साइड बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है इन्वर्टेड, कन्वर्जिंग है रियल। थर्ड पे आ जाए, पक्का? थर्ड जोन
देखो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है, इसकी कन्वर्ट करने की क्षमता आ जाती है, रेस पैरेलल हो जाती है। इसके भी आगे ले जाओगे ऑब्जेक्ट को तो इसकी क्षमता नहीं रहेगी कन्वर्ट करने की, मतलब रेस अभी भी डाइवर्जिंग रहेंगी, परंतु फिर भी रहेंगी कम डाइवर्जिंग। समझ में आ रही के बाद, रेस वुड बी लेस डाइवर्जिंग। तो v वुड बी ग्रेटर देन u। तो थर्ड जोन में ऑब्जेक्ट, तो इमेज कौन से जोन में चली गई, फोर्थ जोन में, और दूर बन रही है इसलिए मैग्नीफाइड, सेम साइड बन रही है इसलिए इरेक्ट, और रेज अभी भी डाइवर्जिंग है इसलिए वर्चुअल। फोर्थ जोन तो बहुत ही आसान है, कन्वर्जिंग रेज आएगी तब फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट उनको और कन्वर्ज कर देगा, तो ये छोटी पास बनेगी डिमिनिश्ड थर्ड। और इरेक्ट क्योंकि सेम साइड ही है, कन्वर्जिंग है इसलिए रियल। डाइवर्जिंग लेंस के लिए खुद से करके लाएंगे क्या लॉजिक के साथ, और प्रिंसिपल रेज यूज करके रे डायग्राम बना के दिखा दूं एक आध। चलिए एक आध प्रिंसिपल रेज यूज करके बना देता हूं, कॉनकेव की दिखा दूं। हाँ वैसे ही, चलिए किसका रे डायग्राम बना के दिखाऊं एक आध प्रिंसिपल रेज यूज करके। हाँ चलिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट +15, फोकल लेंथ +10, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट +1, रे डायग्राम बना के दिखाइए प्रिंसिपल रेज यूज करके। हाँ और ये डायग्राम भी बनाना। रे डायग्राम बनाया,
एक ये भी कर लीजिए, फिर दोनों का एक साथ डिस्कस करें। री डायग्राम, री डायग्राम। चलिए शुरू करूं। पहला वाला कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट मैंने +15 पे दे दिया। +15 पे ऑब्जेक्ट कैसे होगा भाई? वर्चुअली हो सकता है। वेरी गुड। तो सबसे सुंदर रे तो ये वाली होती है, पासिंग थ्रू। ठीक है कि नहीं? और ये आपका हो गया इमेज फोकस। ये तो जोन भी लाइन नहीं करेगा इधर, है ना? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो इसको बनाती हुई पैरेलल रे होगी वो बना देता हूं मैं। ये कैसे निकलेगी यहां से? तो इमेज फोकस, ये आपकी इमेज मिल गई। ये आया था क्या आंसर? क्या आया था? एक्सपोनेंट ऑफ इमेज +6 आया था शायद। चेक भी कर सकते हो आप। फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट, थर्ड जोन में इमेज, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, रियल। राइट। चलो अब इसका देख लेते हैं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज फोकस, ये ऑब्जेक्ट फोकस। ये कैसे हो जाएगी पैरेलल?
तो ये क्या हो गई, इमेज कितना है, 100 -30 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड, ठीक है, और मैग्नीफाइड। क्लियर है, मैनेज कर लेंगे। का नो डाउट्स? पक्का कर लोगे ट्राई? चलो देन, लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस। करिए ट्राई। 62। होमवर्क दे दो HCV से?
ये हो गया। गण जी नेट से ही करा लो, पढ़ाई करनी है तो अच्छा नेट ले लो, अच्छा कनेक्शन। चलिए, converging length of focal length 12 and diverging mirror of focal length 7.5. This is diverging mirror, focal length 7.5, converging mirror focal length 12, 5 centimeter apart. कहां पे ऑब्जेक्ट को रखे कि इमेज ऑब्जेक्ट भी बने? वेरी सिंपल, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि रेज इस पे परपेंडिकुलर गिरेंगी तो वापस जाएंगी, राइट? इसका मतलब हमें कहां बनानी है इमेज? यहां से 20 सेंटीमीटर दूर। हो गया सवाल सॉल्व। 1 बाय प्लस 20 माइनस 1 बाय XO is equal to 1 by 12. Hence 1 by XO becomes equal to 1 by 20 minus 1 by 12. So XO is equal to 12 minus 20 upon 20 into 12. So that is minus 8 by 20 into 12. या मैंने 1 by XO को गलत लिख दिया, सॉरी, ये 1 by XO ही था। सो XO कितना हो गया? माइनस 30 सेंटीमीटर, राइट? तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 30 सेंटीमीटर पीछे। सारे घटनाएं दोबारा हो जाएंगी।